एसपी रियांश मलिक के भीतर जैसे भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी कसी हुई मुठ्ठियां उसके मन के संघर्ष को जाहिर कर रही थी। उसके विशाल बिस्तर के बीचों बीच 14 बरस की मेहर गहरी और बेखबर नींद में डूबी हुई थी, मानो दुनिया की हर चिंता से परे हो। कुछ ही समय पहले की बात थी जब रियांश अपने करीबी दोस्त के निगाह में गांव गया था। वहीं उसकी नजर उस मासूम लड़की पर पड़ी जिसकी बीमार और बेबस मां समाज के दबाव और हालात के मार झेलते हुए उसका निगाह एक उम्र दराज आदमी से करने जा रही थी। रियांश के लिए ये दृश्य असहनीय था। उसे लगा जैसे किसी नन्ही चिड़िया के पर काटकर उसे पिंजरे में कैद किया जा रहा हो। उस क्षण उसने आवेश में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के भाव से निर्णय लिया और समय मेहर से निगाह कर लिया ताकि उसे उस नाइंसाफी से बचाकर एक सुरक्षित जीवन दे सके। शहर लाने के बाद भी उसने कभी उसे अपनी पत्नी की तरह नहीं देखा बल्कि एक अमानत की तरह संभाला। मेहर की कम उम्र, उसकी भोली आंखें, उसका निश्चल स्वभाव, सब कुछ उसे बार बार याद दिलाता था कि वह अभी जीवन की असली समझ से बहुत दूर है। रियांश खुद को हमेशा संयम में रखता, उससे एक तय दूरी बनाकर चलता, क्योंकि वह जानता था कि इंसान कभी कभी अपने ही जज्बातों से हार जाता है। पिछले कुछ दिनों से मेहर का उसके आसपास ज्यादा रहना, छोटी छोटी बातों में उसका सहारा ढूंढना उसे भीतर तक विचलित कर रहा था। उस रात वह बेहद थका हुआ घर लौटा था। थकान इतनी थी कि बिना सोचे समझे वह उसी बिस्तर पर लेट गया जहां मेहर पहले से सो रही थी। नींद में करवट बदलते हुए जब मेहर उसके सीने से आ लगी तो उसके भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई। उस मासूम स्पर्श ने उसके भीतर दबे हुए एहसासों को झंझोर दिया, लेकिन अगले ही पल उसका विवेक जाग उठा। उसने खुद को सख्ती से रोका। वह जानता था कि अगर वह एक कदम भी बहक गया तो वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। मेहर भले ही कागजों पर उसकी जायज बीवी थी, मगर उम्र और समझ के लिहाज से वह अभी एक बच्ची ही थी। उसे रिश्तों की गंभीरता, जिम्मेदारियों का बोझ और जीवन की सच्चाइयों का अंदाजा नहीं था। रियांश नहीं चाहता था कि जिसे वह जालिमों के चुंगल से छुड़ाकर लाया है वही उसकी नादानी या कमजोरी का शिकार बन जाए। उसने गहरी सांस ली, बड़े स्नेह से उसे अपने सीने से अलग किया, तकिए पर ठीक से लिटाया, उसके ऊपर कंबल डाला और खुद दूसरे कमरे में चला गया। उसने मेहर के लिए अलग कमरा बनवाया था, लेकिन वह कभी कभी अकेलेपन या डर के कारण उसके कमरे में आ जाती थी। रियांश का उससे रिश्ता केवल पति का नहीं बल्कि एक रक्षक का भी था। मेहर उसके दूर के चाचा की इकलौती बेटी थी, वही चाचा जिन्होंने उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसे सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, एक काबिल अफसर बनाया और उसे जीवन की राह दिखाई। आज जो भी ओहदा, सम्मान और पहचान उसके पास थी वह उन्हीं की बदौलत थी। जब एक हादसे में चाचा इस दुनिया से चले गए और उसकी चाची ने समाज के दबाव में आकर मेहर का रिश्ता एक बूढ़े आदमी से तय करने की ठानी, तब रियांश के लिए चुप रहना नामुमकिन था। उसे अपनी चाची के फैसले पर गहरा दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक औरत होकर वह मासूम लड़की के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती है। हालांकि वह मेहर का सगा महरम नहीं था, इसलिए खानदान वालों ने उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। सबका तर्क था कि लड़की पराई अमानत होती है, उसे जल्दी विदा कर देना ही बेहतर है, वरना बदनामी का खतरा रहता है। उनके गांव में तो 15-16 साल की उम्र में लड़कियों का निकाह आम बात थी, लेकिन रियांश की सोच अलग थी। वह पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार इंसान था। वह जानता था कि कम उम्र में थोपे गए रिश्ते किसी लड़की की पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकते हैं। उसने परंपराओं, तानों और विरोध के बावजूद खुलकर अपनी बात रखी। उसने मेहर को अपने संरक्षण में लेकर ये साबित कर दिया कि हर परंपरा सही नहीं होती और हर फैसला समाज के डर से नहीं लिया जाना चाहिए। उसके भीतर कर्तव्य, मर्यादा और आत्मसम्मान का संघर्ष चलता रहा, मगर उसने खुद को गिरने नहीं दिया। वह मेहर की हिफाजत करना चाहता था और इसी अड़िग संकल्प के साथ हर विरोध और हर दबाव के सामने डटकर खड़े होकर उसने इस फैसले का जमकर विरोध किया। वह जानता था कि बिना किसी वैध रिश्ते के वह मेहर को उस जबरन निगाह से नहीं बचा सकता था और ना ही हमेशा उसकी हिफाजत कर सकता था। इसलिए हालात के दबाव में सिर्फ उसकी जान और इज्जत की रक्षा के लिए उसने उससे निगाह किया और उसे अपने साथ शहर ले आया।
मगर शहर लाकर वह खुद एक ऐसे द्वंद में घिर गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेहर की कमसीनी, उसकी मासूम अदाएं और दुनिया से बेखबर अपनापन उसके लिए एक कठिन परीक्षा बन चुके थे। वह जानता था कि उनके बीच का रिश्ता नाम का सही, मगर उम्र और समझ के फर्क के कारण बेहद नाजुक था। लेकिन जब जब मेहर अपने बचपने में उसकी हदों के बेहद करीब आ जाती, उसका गला पकड़कर लिपट जाती, खिलखिलाकर उसके गाल चूम लेती या रात को डरकर उसके कमरे में आकर उसी के बिस्तर पर सिमट जाती, तब रियांश के लिए अपने जज्बातों को काबू में रखना आसान नहीं रहता था। वह हर बार खुद को समझाता कि ये सिर्फ उसकी मासूम निर्भरता है, मगर भीतर उठती हलचल उसे बेचैन कर देती। उस सुबह भी मेहर चिड़िया की तरह चहकते हुए उठी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो, जबकि रियांश का सिर भारी था और मन उलझनों से भरा हुआ। नाश्ते की मेज पर पहली बार उसकी आवाज सख्त हुई, मेहर, तुम अपने कमरे में ही सोया करो। जब तुम मेरे कमरे में आ जाती हो तो मुझे खुद दूसरे कमरे में जाना पड़ता है और मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। उसकी डांट सुनकर मेहर के हाथ थम गए और वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। फिर भोलेपन से पूछ बैठी, आप मुझे अलग कमरे में रखते ही क्यों हैं? मुझे अपने साथ ही रख लीजिए। और जब आप मुझे गांव से लेकर आए थे तब मेरी सहेलियों ने भी कहा था कि अब तुम हमेशा रियांश मलिक के साथ उनके घर में उनके कमरे में रहोगी, क्योंकि हम दोनों का निगाह। वह अपनी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि रियांश ने गुस्से में मेज पर हाथ दे मारा और सख्त लहजे में बोला, बस आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं ये शब्द दोबारा ना सुनूं। रियांश ने कठोर स्वर में कहा कि गांव में जो कुछ हुआ था वह केवल परिस्थितियों से बचने के लिए रचा गया एक नाटक था, कोई असली निगाह नहीं हुआ था। ये सुनते ही मेहर की आंखों में भय से आंसू भर आए और उसका चेहरा सहम गया। उसे रोते देख रियांश का दिल पिघल गया। उसने खुद को संयत किया और नरमी से उसके पास बैठकर समझाने लगा, देखो मेहर, तुम गुड्डे गुड़ियों से खेलती हो ना, उनकी निगाह भी करवाती हो। उसके स्नेह भरे सवाल पर मेहर ने सुबकते हुए सिर हिलाया। तब उसने कहा कि हमारा निगाह भी वैसे ही था, तुम गुड़िया और मैं गुड्डा, बस खेल खेल में हुआ एक दिखावा। असल में ऐसा कोई बंधन नहीं है। वह उसके कोमल मन से विवाहित संबंध का बोझ हटाना चाहता था और उसके सरल शब्द सचमुच असर कर गए। मेहर की आंखों में फिर से चमक लौट आई। उसने भोलेपन से पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी सी बात थी, यूं ही डांट दिया और फिर आंसू पोंछकर नाश्ते में लग गई। उसकी मासूमियत उतनी ही सच्ची थी जितनी गांव की हवा। उसके मन में ये निगाह वाली धारणा निकालना कठिन नहीं था, पर रियांश की असली उलझन अभी भी जस की तस खड़ी थी। वह जानता था कि इस घर में अकेले उसके साथ रहना धीरे धीरे एक भावनात्मक जोखिम बनता जा रहा है। उसने तो सोचा था कि नाम मात्र के निगाह के सहारे वह उसकी हिफाजत करेगा और जब वह समझदार व बालिग हो जाएगी तब उसकी सही जगह निगाह कर देगा। उसे लगा था कि यह एक सीधा साधा समाधान है, लेकिन शहर आकर कुछ ही दिनों में उसे महसूस हो गया कि हालात उतने सरल नहीं जितने उसने समझे थे। अब उसे दूसरों से ज्यादा खुद से डर लगने लगा था, कहीं वह अनजाने में उसकी मासूमियत को ठेस ना पहुंचा दे। यही आशंका उसके भीतर गहराती गई और अंत में उसने तय कर लिया कि मेहर की भलाई इसी में है कि उसे एक सुरक्षित माहौल में रखा जाए। इसलिए उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह उसे हॉस्टल भेज देगा और फिर उसने उसे हॉस्टल भेजने का पक्का फैसला कर ही लिया। वह 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और रियांश को यही उचित लगा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे। दूरी ही दोनों के लिए बेहतर रास्ता थी। अगले ही दिन उसने शहर के प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल में उसका दाखिला कर दिया, जहां परिसर के भीतर ही सुरक्षित हॉस्टल की व्यवस्था थी। उसने पूरी तसल्ली से स्कूल और हॉस्टल की जांच पड़ताल की। वार्डन और प्रिंसिपल से मिलकर साफ कहा कि मेहर उसकी कजन है और उसके साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसने मेहर को एक मोबाइल फोन भी दिया ताकि वह नियमित रूप से अपनी खैर खबर देती रहे और एहतियात के तौर पर एक महिला कांस्टेबल को भी जिम्मा सौंपा कि समय समय पर उसे अपडेट करती रहे। इसी बीच गांव में उसकी मां की मौत भी हो गई। वक्त पर लगाम नहीं होती, 5 साल पंख लगाकर उड़ गए। वह फोन पर उसकी पढ़ाई, सेहत, रोजमर्रा की बातों का हाल लेता रहा।
एक दिन रियांश मलिक की भारी भरकम बाइक सड़क को चीरती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक एक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने बिजली सी फुर्ती से ब्रेक दबाया, बाइक झटके से रुकी और पिछला पहिया हवा में उठ गया। एक पल की देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। हेलमेट के भीतर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह सामने वाले पर बरसने ही वाला था कि नजर जैसे थम गई। उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी, दोनों हथेलियां कानों पर जमी हुई, आंखें कसकर बंद, टकराने के भय से हल्का हल्का कांपती हुई। उस क्षण उसका सारा आक्रोश जैसे कहीं खो गया और उसकी निगाहें अनायास उस मासूम, नाजुक और बेहद हसीन चेहरे पर टिक गई। दिल की धड़कन बेकाबू होकर तेज हो उठी। वह अनजानी सी लड़की उसे एक अजीब सी खींच से अपनी ओर बांध रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें थी, मगर उसी में एक अनछुई सादगी और भोली सी चमक भी थी जिसने उसे पलक झपकाना तक भुला दिया। वह बस देखता रह गया। इतना कोमल सौंदर्य और ऐसी निष्कलंक मासूमियत कि वह अनायास ही उस अनजान हसीना पर दिलो जान से फिदा हो उठा। कुछ पल बीते। जब उस लड़की को कोई चोट या टक्कर महसूस नहीं हुई तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। खुद को सही सलामत पाकर उसने राहत की लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए खुदा का शुक्र अदा किया कि वह बच गई। मगर राहत के अगले ही क्षण उसका चेहरा गुस्से से सुलग उठा। उसने सामने खड़े उस बाइकर को घूरा जिसका चेहरा अब भी हेलमेट के पीछे छिपा था। वह तमतमाते कदमों से उसकी ओर बढ़ी और तीखे स्वर में चीख पड़ी, अंधे हो क्या? दिखता नहीं तुम्हें? अभी तुम्हारी वजह से मैं मर जाती। जानते हो मुझे अपनी जिंदगी कितनी प्यारी है। मैं अभी मरना नहीं चाहती। अभी तो मेरा निगाह भी नहीं हुआ है। वह नाक चढ़ाए लगातार उसे कोसती रही और अजीब बात यह थी कि उसके गुस्से में डूबी मीठी सुरीली आवाज भी उसके कानों में किसी मधुर धुन की तरह उतरती चली गई। जब उसने गुस्से में कहा कि वह शादीशुदा नहीं है तो ना जाने क्यों रियांश के भीतर एक अनकहा सुकून सा उतर आया। लड़की ने अकड़कर आगे जोड़ा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है। ऐसा सबक सिखाएगा कि उम्र भर याद रखोगे। फिर कभी सामने आए तो जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी। ये कहकर वह तमतमाती हुई सड़क पार कर गई और रियांश मलिक की नजरें उसे तब तक देखती रही जब तक वह दूर जाकर ओझल ना हो गई। बीते 5 वर्षों में उसका प्रमोशन हो चुका था। एसपी से वह अब डीआईजी बन चुका था। इन सालों को उसने पूरी तरह ड्यूटी के नाम पर कर दिया था। आज भी वह भेष बदलकर अपनी हैवी बाइक पर एक मुखबिर की सूचना के आधार पर अपराधियों के बीच जा रहा था। तभी यह टकराव हुआ, पर उस एक मुलाकात ने जैसे उसकी सख्त मिजाजी में दरार डाल दी। 31 साल की उम्र में पहली बार कोई अनजान कमसीन चेहरा यूं पहली नजर में उसके दिल में उतर गया था। सुंदरता उसने पहले भी देखी थी, मगर उस लड़की में कुछ ऐसा था जो सीधे उसकी रूह तक पहुंचा। इन 5 सालों में वह मेहर से मिल भी नहीं पाया था। आखिरी बार तब देखा था जब उसे खुद हॉस्टल छोड़ने गया था। अब वह फाइनल ईयर में थी। उसने उसके लिए शहर का एक अच्छा गर्ल्स कॉलेज चुना था जहां सुरक्षित हॉस्टल भी था। वह महिला कांस्टेबल आज भी नियमित रूप से उसकी खबर देती थी। मेहर से अक्सर उसकी मैसेज पर बात हो जाती। जरूरत पड़ने पर वह बस लिख देती और वह सब इंतजाम कर देता। उसने कभी उसे उस निगाह की सच्चाई नहीं बताई थी। मेहर यही जानती थी कि वह उसका कजन है और वह भी चाहता था कि बात वहीं तक रहे। उसका इरादा साफ था, पढ़ाई पूरी होते ही वह उसे इस बेनाम रिश्ते से आजाद कर देगा और उसकी पसंद या किसी अच्छे घर में उसका रिश्ता तय कर देगा, क्योंकि उस निगाह का मकसद सिर्फ उसकी हिफाजत था। उससे आगे उस रिश्ते की उसके लिए कोई अहमियत नहीं थी। आज उस अनजान लड़की से मिलकर तो उसने मन ही मन शुक्र अदा किया कि मेहर इस बंधन से अनजान है। अगर उसने इसे दिल से अपना लिया होता तो हालात उलझ सकते थे। तभी मोबाइल पर मेहर का मैसेज उभरा। उसने चैट खोली। मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे निगाह करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर चमकते शब्दों ने उसके माथे पर हल्की रेखाएं खींच दी, पर अगले ही पल वह सामान्य हो गया। ये तो अच्छी बात थी। दिल में जो क्षीण सी चिंता थी वह भी जाती रही। उसने सोचा मेहर का निगाह उसकी पसंद से करवा दूंगा और फिर उस अनजान लड़की को ढूंढकर उससे निगाह करूंगा। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। जैसे वह चाहता था वैसे ही घट रहा था।
उसने जवाब टाइप किया, ठीक है, मैं गाड़ी भेजूंगा, उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। कितने साल हो गए तुमसे मिले। संदेश भेजकर वह एक अजीब से सुकून के साथ मोबाइल जेब में रख आगे बढ़ गया। पूरे 5 बरस बाद मेहर उस मेहरबान शख्स से मिलने जा रही थी जिसने उसे मुश्किल हालात से निकालकर शहर में नई जिंदगी दी थी। उसे आज भी याद था कि किस तरह वह उसे अन्याय से बचाकर लाया, उसकी पढ़ाई से लेकर रहने सहने तक का हर खर्च उठाया, हर महीने ठीक ठाक पॉकेट मनी भेजी, स्कूल कॉलेज की फीस, किताबें, कपड़े, सब कुछ चुपचाप संभालता रहा। इन सालों में वह उससे मिल नहीं पाई। जब भी वह मिलने की गुजारिश करती या उस महिला कांस्टेबल के जरिए बात आगे बढ़ाती, जवाब मिलता, वह बेहद व्यस्त है, कभी शहर से बाहर, कभी किसी अहम मिशन में। मेहर को खलता तो था, पर वह नहीं जानती थी कि यह दूरी जानबूझकर रखी गई है। वह उनके बीच के अनकहे रिश्ते को और गहरा नहीं होने देना चाहता था। बस वक्त के गुजरने का इंतजार कर रहा था कि वह बड़ी हो जाए और वह अपनी जिम्मेदारी से हल्का हो सके। धीरे धीरे मेहर ने भी जिद छोड़ दी और अपने लक्ष्य, पढ़ाई और करियर में लग गई। वह मिलनसार थी, पर बहुत दोस्तों की भीड़ नहीं बनाई। एक ही करीबी सहेली थी जिससे वह दिल की बातें करती। सच तो ये था कि उसे किसी और सहारे की जरूरत भी कभी नहीं लगती थी, क्योंकि रियांश ने अपने हिस्से के सारे फर्ज निभाए थे। छोटी सी परेशानी पर उसका एक संदेश जाता और मदद पहुंच जाती। वह साथ नहीं था, पर साएं की तरह साथ था। इसी भरोसे ने उसे हिम्मत दी कि वह अपनी पसंद के बारे में बताए। जवाब में मिली हामी से उसका दिल खुशी से भर उठा। हालांकि भीतर कहीं हल्की सी उलझन भी थी। क्या सुफियान सचमुच उसके लिए सही है? सुफियान से उसकी मुलाकात एक बुक शॉप पर हुई थी। एक ही किताब उठाते हुए बातचीत शुरू हुई, फिर नंबर बदले, दोस्ती बढ़ी और अपनापन पनपा। एक दिन पहले ही सुफियान ने उसे प्रपोज किया था और मेहर ने साफ कहा था कि वह अपने कजन से बात करेगी। उसकी जिंदगी में सबसे अहम रिश्ता वही है, वही निगाह का फैसला करेंगे। सुफियान चुप हो गया था। ये कोई तूफानी इश्क नहीं था, पर सच्ची दोस्ती, समझदारी और सहज अपनापन था। उसे लगा कि जब एक दिन निगाह करना ही है तो ऐसे दोस्त से क्यों नहीं जिसे वह समझती है। फिर भी वह खुद अंतिम निर्णय नहीं ले सकती थी। उसका संरक्षक रियांश मलिक था। उधर रियांश भी मेहर की बात सुनकर बाहर से शांत रहा, मगर भीतर कहीं और हलचल थी। जिस दिन से उसने उस अनजान लड़की को देखा था, उसके दिल का चैन छिन गया था। इसलिए उसने तुरंत सुफियान से मिलने को कहा। वह चाहता था कि मेहर के भविष्य का फैसला जल्द करे, ताकि फिर उस चेहरे की तलाश में निकल सके जिसने उसकी सख्त दुनिया में पहली बार बेकरारी बो दी थी। सर, मिस मेहर और उनके दोस्त आ गए हैं। नौकर की बात पर उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और उन्हें अंदर भेजने का इशारा कर दिया। 5 साल बाद वह मेहर से मिलने वाला था। दिल की धड़कनों में एक अनजानी घबराहट घुल गई थी। वह खुद को समझा रहा था कि जो भी हो, वह उसकी बीवी है, एक जायज रिश्ते में बंधी हुई, और आज वही उसके लिए लड़का पसंद करके उसकी निगाह की बात करने आया है। ये सोचकर सीने में अजीब सी कसक उठी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते लड़के को गौर से देखते हुए वह खड़ा हुआ, सलाम का जवाब दिया और हाथ मिलाया। वालेकुम अस्सलाम रियांश भाई, कैसे हैं आप? वह अभी लड़के का जायजा ले ही रहा था कि पीछे से आई जानी पहचानी मधुर आवाज ने उसे चौंका दिया। उसकी नजर जैसे ही सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, उसे लगा मानो छत उसके ऊपर आ गिरी हो। आंखें फटी रह गई। वह वही थी, वही लड़की जिसने सड़क पर एक झटके में उसका चैन छीन लिया था। और अब सच सामने था, वह कोई और नहीं, मेहर थी, उसकी अपनी बीवी। और उससे भी बड़ा सदमा ये कि वह उसी के सामने एक लड़के को खड़ा किए कह रही थी कि वह उससे निगाह करना चाहती है। उसका दिमाग सुन पड़ गया। वह इस बात पर खुश भी नहीं हो पा रहा था कि जिससे उसे पहली नजर में मोहब्बत हुई वह उसी की पत्नी है, क्योंकि सामने खड़ी लड़की ये जानती ही नहीं थी कि वह उसका शौहर है। रियांश भाई, ये सुफियान है। उसके होठों से निकला भाई शब्द आज जहर सा लगा। वह अक्सर मैसेज में उसे भाई कहती थी और उसने कभी रोका नहीं, क्योंकि उसने खुद ही इस रिश्ते को नाम देने से बचा रखा था।
अब वही चूक उसे भीतर से जला रही थी। काश उसने सच बता दिया होता, काश उसने दूरी ना बनाई होती, काश वह उसे यूं अकेला छोड़कर अनजान ना बना रहता। आज वह उसके सामने किसी और के साथ खड़ी ना होती। उसे लगा जैसे उसने खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी पर वार कर दिया हो। सामने खड़ी लड़की, उसकी इज्जत, उसका हक, उसकी मोहब्बत, सब कुछ थी और वह इन सब से अनजान थी। आप ठीक हैं? उसकी आवाज ने उसे होश में लौटाया। उसने मुश्किल से सिर हिलाया। मैं अभी आता हूं, और वहां से निकल गया। कमरे में पहुंचते ही उसका सब्र टूट गया। वह चीजें उठाकर फेंकने लगा। कुछ ही पलों में कमरा अस्त व्यस्त हो गया। उसके भीतर जैसे आग भड़क उठी थी। वह खुद को कोस रहा था। कैसे वह अपनी बीवी को हॉस्टल छोड़कर दूर रहा? क्यों उसे रिश्ते का एहसास नहीं करवाया? अगर वह मिलता रहता, सख्ती करता, सच बता देता तो आज ये नौबत ना आती। उसके भीतर पागलपन सा उमड़ पड़ा। वह उसे किसी और का होते देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी ही रहोगी। वह बड़बड़ाया। मुझसे गलती हुई, पर अब नहीं। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। उसका वजूद तपते अंगारों सा दहक रहा था। गम, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ उमड़ पड़े। मगर सच यही था कि ये सब उसी की चुप्पी और दूरी का नतीजा था। कुछ देर बाद वह भारी सांसें लेते हुए खुद को काबू में लाने की कोशिश करने लगा। तभी एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। मेहर, वह बाहर उस लड़के के साथ अकेली है। ये सोचते ही उसके कनपट्टियां तन गई। उधर बाहर मेहर और सुफियान असमंजस में खड़े थे और भीतर रियांश के मन में तूफान पूरी ताकत से उठ चुका था। सुफियान ने बेचैनी से मेहर की तरफ देखते हुए पूछा कि आखिर उसके भाई को क्या परेशानी है, क्योंकि रियांश मलिक का बदला हुआ रवैया साफ दिखाई दे रहा था। मेहर खुद भी उलझन में थी। फोन पर तो वह उससे बिना हिचक बात कर लिया करती थी, मगर इतने लंबे समय बाद आमने सामने आने पर उसके दिल में अजीब सी झिझक भर गई थी। उनके बीच ऐसा कोई अपनापन या खुलापन नहीं था कि वह सीधे जाकर उससे सवाल कर सके। इसलिए उसने बस इतना कहा कि शायद कोई जरूरी काम होगा। वह अक्सर बहुत व्यस्त रहते हैं। और सुफियान को बैठने का इशारा कर खुद भी बैठ गई। तभी रियांश मलिक लौट आया और ठंडे लेकिन हुक्म चलाने वाले अंदाज में बोला कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना है। सुफियान उसके साथ चले। रास्ते में बात होगी और मेहर यहीं रुके, उसका इंतजार करे। बाद में किसी को साथ लेकर हॉस्टल से अपना सामान ले आए। अब वह यहीं रहेगी। कॉलेज वह खुद छोड़ दिया करेगा। फिलहाल सामने वाले कमरे में आराम करे। बाद में उसके लिए अलग कमरा तय करवा दिया जाएगा। मेहर हैरानी से उसे देखती रह गई। अचानक उसके व्यवहार में आए इस बदलाव की वजह वह समझ नहीं पा रही थी। इतने बरसों बाद आखिर वह उसे अपने पास क्यों रखना चाहता था, पर उसे सफाई देने का मौका ही नहीं मिला और वह सुफियान को इशारा करके बाहर निकल गया। सुफियान एक पल को मेहर को देखकर उसके पीछे चल पड़ा, जबकि मेहर गहरी सांस लेकर बताए गए कमरे की ओर बढ़ गई। गाड़ी में बैठते ही रियांश मलिक की भारी और संजीदा आवाज गूंजी। उसने सुफियान से उसका नाम पूछा और फिर बिना घुमाए सीधी बात पर आ गया। उसने बताया कि जब मेहर बहुत छोटी थी तब वह उसे अपने साथ ले आया था। उसकी मासूमियत को देखते हुए उसने खुद को उससे दूर रखा और यह सच उससे छुपाए रखा कि 5 साल पहले ही उसका निकाह हो चुका है। उस समय वह इतनी नादान थी कि रिश्तों का मतलब भी नहीं समझती थी। इसलिए वह उस पर किसी जिम्मेदारी या बोझ का एहसास नहीं डालना चाहता था। लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर जा रहे हैं। इसलिए वह साफ कर देना चाहता है कि मेहर उसकी बीवी है। चूंकि मेहर और सुफियान दोनों ही इस हकीकत से बेखबर थे, इसलिए अब तक वह चुप रहा। मगर आगे अगर सुफियान ने मेहर से संपर्क करने या उसके आसपास देखने की जरा भी कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बुरा कि वह उसका आखिरी दिन साबित हो सकता है। उसकी आवाज में छिपी सख्ती और खुली धमकी से सुफियान सन रह गया। अविश्वास से उसे देखता रहा और डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। कुछ समय के बाद दिल में उठते तूफान को दबाते हुए रियांश ने आखिर वह सवाल पूछ ही लिया जो कब से उसे बेचैन कर रहा था। वो तुम्हें कहाँ मिली थी? सुफियान ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए पूरी कहानी बयां कर दी कि उनकी मुलाकात एक साधारण सी बुक शॉप पर हुई थी,
जहां इत्तेफाक से एक ही किताब बची थी और दोनों को उसी की जरूरत थी। उसने मेहर की आंखों में उस किताब को पाने की सच्ची चाहत देखी तो बिना किसी बहस के वह किताब उसे लेने दी। उसी छोटे से वाक्य ने बातचीत की शुरुआत कर दी। वहीं खड़े खड़े दोनों ने एक दूसरे के नंबर साझा किए, ये सोचकर कि जब भी उसे जरूरत होगी वह उससे किताब लेकर पढ़ लेगा। धीरे धीरे ये औपचारिक जान पहचान एक सीमित सी दोस्ती में बदल गई, जो बस फोन कॉल और कभी कभार के संदेशों तक ही सीमित रही। आज वह सब कुछ बताते हुए टूटा हुआ लग रहा था, जैसे उसकी आवाज में अब कोई दावा, कोई उम्मीद बाकी ना हो। दूसरी तरफ रियांश मलिक के भीतर उबाल मारता गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठियों में बदल चुकी थी और जबड़े भींचे हुए थे, मानो वह अपने भीतर उठते तूफान को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही क्षणों की खामोशी के बाद उसने बेहद सख्त लहजे में कहा, चूंकि सुफियान इस सच्चाई से अनजान था, इसलिए इस बार उसे माफ किया जा रहा है, लेकिन ये आखिरी बार है। आज के बाद अगर वह मेहर के आसपास भी दिखाई दिया या उससे किसी भी तरह का संपर्क करने की कोशिश की तो नतीजा बेहद खतरनाक होगा। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि मेहर सिर्फ उसकी है और अब सुफियान उसे अपने ख्यालों से भी निकाल दे। इतना कहते ही उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुकते ही सुफियान बिना कुछ और बोले नीचे उतर गया। उसके कदमों में भारीपन था और दिल में असंख्य सवाल। गाड़ी आगे बढ़ी तो रियांश मलिक ने बेचैनी में अपनी शर्ट के बटन ढीले किए और गहरी सांसें लेने लगा। सच तो ये था कि वह घर से किसी जरूरी काम के लिए नहीं निकला था। उसका एकमात्र उद्देश्य सुफियान को मेहर से दूर करना था। उसके सीने में जलती आग उसे भीतर से बेचैन कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने खुद को काबू में ना रखा तो वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। घर लौटते ही उसे पता चला कि मेहर अपने कमरे में जा चुकी है। उसने तुरंत फैसला लेते हुए घर के सभी पुरुष कर्मचारियों को बाहर करवा दिया और केवल महिला स्टाफ को अंदर काम करने की अनुमति दी, क्योंकि अब उसकी पत्नी उसी घर में रहने वाली थी और वह किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता था। उसने अपने खास नौकर को आदेश दिया कि उसके कमरे को खास तौर पर तैयार किया जाए। हालांकि उसने मेहर से कहा था कि उसके लिए अलग कमरा तैयार करवाया जाएगा, लेकिन उसके मन में अब एक अलग ही निर्णय पनप चुका था। वह तय कर चुका था कि अब और गलती नहीं करेगा। वह मेहर को उनके रिश्ते की पूरी सच्चाई बताएगा। वह जानता था कि ये सब अचानक जानकर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब सच्चाई छुपाना मुमकिन नहीं था। वह इस रिश्ते को उसका हक देना चाहता था। फिलहाल मेहर गेस्ट रूम में थी, पर उसका इरादा था कि सच सामने लाकर उसे अपने ही कमरे में रखे, क्योंकि वह उसकी बीवी थी और अब वह उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसे एहसास था कि अतीत में उसकी अपनी गलतियों और डर ने हालात को जटिल बना दिया था, मगर अब वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये राह आसान नहीं थी। अचानक सच्चाई बताना, फिर उसी के साथ अपने वैवाहिक रिश्ते की नई शुरुआत करना, भरोसा जीतना, ये सब बेहद कठिन था। फिर भी उसके दिल में एक बात बिल्कुल साफ थी, वह मेहर को खो नहीं सकता। उसे ये ख्याल ही बेचैन कर देता था कि कहीं वह फिर उससे दूर ना हो जाए। उसकी धड़कनें इसी डर से तेज थी और इसी बेचैनी ने उसे एक अंतिम निर्णय तक पहुंचा दिया था। आज अभी इसी वक्त वह मेहर को सब कुछ साफ साफ बता देगा कि वो इसका रिश्ते में क्या लगता है। गहरी सोच में डूबा वह तेज धड़कनों के साथ गेस्ट रूम की ओर बढ़ा, जहां मेहर बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी, मानो किसी अनजाने डर ने उसे घेर रखा हो। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ते रहे। अगर मेहर ने इस रिश्ते का विरोध किया तो, अगर उसने आजादी मांगी या उससे दूर जाने की बात की तो, उसके भीतर का जुनून उसे खतरनाक फैसलों की ओर धकेल रहा था। वह ठान चुका था कि किसी भी कीमत पर उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। यहाँ तक कि उसने ये भी सोच लिया था कि जरूरत पड़ी तो उसे हमेशा के लिए अपने पास रोक लेगा, मगर उसे खोने का जोखिम नहीं उठाएगा। इस जुनून में वह ये भूलता जा रहा था कि सामने खड़ी लड़की भी एक दिल रखती है। उसकी भी अपनी भावनाएं, अपने सपने और अपनी इच्छाएं हैं। वह अपनी जिद और अधिकार की भावना में उसकी मर्जी को नजरअंदाज करने की सोच रहा था, जो पूरी तरह गलत था।
फिर भी उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, चाहे उसकी रजामंदी से या उसके खिलाफ, उसे रहना उसी के साथ है। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी। अगले ही पल दरवाजा खुला और सामने उसका वही मासूम चेहरा था। उसी क्षण उसके भीतर का तूफान जैसे थम गया। वह उसे एकटक देखने लगा, दीवानगी भरी नजरों से, जैसे दुनिया में उससे ज्यादा जरूरी कुछ और हो ही नहीं। उसके मन में ख्याल आया कि आखिर वह इतनी खूबसूरत क्यों है। एक मजबूत और सख्त मिजाज आदमी का दिल भी उसके सामने हार जाए। 5 साल का फासला यूं तो बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन इन 5 सालों में वह पूरी तरह बदल चुकी थी। कभी डरी सहमी, हर बात पर रो पड़ने वाली, उससे लिपटकर चलने वाली छोटी सी बच्ची अब एक आत्मविश्वासी और बेहद हसीन युवती बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसकी सुंदरता पहले भी कम नहीं थी, मगर अब उसमें एक परिपक्व निखार आ गया था, जिसने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। शायद इसी बदलाव की वजह से वह उसे उस दिन पहचान नहीं पाया था। उसने अपना रंग, रूप और अंदाज बदल लिया था, मगर अगर कुछ नहीं बदला था तो वह थी उसके चेहरे की वही मासूमियत जो आज भी पहले जैसी ही थी। वह दरवाजे पर खड़ा उसे यूं ही देखता रहा कि मेहर खुद असहज होने लगी। आखिर वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है। वह घबराकर उसे पुकार बैठी, रियांश भाई, और यही शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ गया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। गले में कड़वाहट उतर आई। आज तक किसी संबोधन ने उसे इतना आहत नहीं किया था जितना इस एक शब्द ने कर दिया। खुद को संभालते हुए उसने भारी स्वर में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मेहर दरवाजे के ठीक बीच में खड़ी थी और वहीं से बोली, जी कहिए। उसके इस भोलेपन पर उसने हल्की सख्ती में उसका बाजू पकड़कर उसे एक और किया और कहा, अंदर बैठकर बात करते हैं। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, मेहर को एहसास हुआ कि वह दरवाजे के बीच में खड़ी थी। उसे लगा था कि शायद वह यूं ही कोई छोटी सी बात कहकर लौट जाएगा, क्योंकि पहले भी उनके बीच अक्सर मोबाइल चैट पर ऐसी ही छोटी मोटी बातें हुआ करती थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आज वह कोई लंबी और गंभीर बातचीत करने आया है। अंदर आकर वह कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, देखो मेहर, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, शायद तुम उसे आसानी से स्वीकार ना कर पाओ। मैं अभी तुम्हें ये सब बताने वाला भी नहीं था। वह वाक्य अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। सच तो ये था कि वह ये राज कभी खोलना ही नहीं चाहता था, मगर हालात और उसके भीतर की बेचैन मोहब्बत उसे इस मोड़ पर ले आई थी जहां सच छुपाना अब मुमकिन नहीं था। उसने रुक रुक कर कहना शुरू किया कि आज जो कुछ हुआ, उसके बाद उसे एहसास हो गया कि वह ये बात अब और नहीं छुपा सकता। उसे ये जानने का पूरा हक है। विडंबना ये थी कि वही डीआईजी रियांश मलिक, जिसके सामने बड़े बड़े अपराधी खड़े होने से पहले कांपते थे, जिसकी आवाज सुनकर सन्नाटा छा जाता था, आज एक नाजुक सी लड़की के सामने अपने शब्द तलाश रहा था। वह बार बार अपनी बात अधूरी छोड़ देता, फिर खामोश हो जाता, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। उधर मेहर उलझी और अनजान निगाहों से उसे देख रही थी, ये समझने की कोशिश में कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इतने सालों से उससे छुपाई गई और जिसे आज अचानक इतनी भूमिका बांधकर बताया जाने वाला है। उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वह जो कहने जा रहा है वह बेहद अहम है। उसने ठहरकर कहा, 5 साल पहले की बात है। शायद तुम्हें याद हो, शायद ना हो। मैं एक दोस्त के निगाह में गया था। वही मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारा निगाह एक उम्रदराज आदमी से तय कर रही है। उस समय तुम बहुत मासूम और नासमझ थी और तुम्हारी इसी मासूमियत का फायदा उठाकर वह पैसों के लालच में तुम्हें उस आदमी के साथ बांध देना चाहती थी। शुक्र है मुझे समय रहते सब मालूम हो गया। जब मैंने दखल दिया तो पता चला कि खानदान के कुछ और लोग भी इस फैसले से पूरी तरह सहमत थे। उनका कहना था कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, इसलिए तुम्हारा निकाह कर देना ही बेहतर है। मैं इस फैसले के सख्त खिलाफ था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि ना मैं तुम्हारा वली हूं ना महरम, इसलिए मुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं। ये बड़ों का फैसला है और मैं उस पर सवाल नहीं उठा सकता। उसने बताया कि उसने बहुत बहस की, बहुत समझाने की कोशिश की, मगर जब कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ तो उसे वह कदम उठाना पड़ा जो वह कभी नहीं उठाना चाहता था।
तुम्हें उस हालात से बचाने के लिए मैंने तुमसे निकाह कर लिया। ये कहकर वह चुप हो गया। वह नहीं चाहता था कि मेहर उसे गलत समझे। वह चाहता था कि उसे ये मालूम हो कि उसने उसकी हिफाजत की थी, उसकी जान बचाई थी। वह उसका मुहाफिज, मददगार और मोहसिन है, ताकि उसके लिए इस रिश्ते को स्वीकार करना आसान हो सके। इसलिए उसने वह सब सच उसके सामने रख दिया, जिसे बताने का उसने कभी इरादा नहीं किया था। मगर जैसे ही उसने उनके रिश्ते की हकीकत बयां की, मेहर के लिए वह पल किसी धमाके से कम नहीं था। वह अविश्वास से आंखें फैलाए उसे देखती रह गई। उसी इंसान को जिसे वह पिछले 5 साल से अपना भाई मानती आई थी, उसकी भीगी निगाहों का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह नजरें चुरा गया। उसे लगा जैसे उसकी वह टूटी हुई अविश्वासी नजरें उसे भीतर तक घायल कर रही हैं। तभी मेहर के होठों से कांपती आवाज से निकला, रियांश भाई। यही शब्द उसके लिए अंतिम वार साबित हुआ। उसने आंखें बंद कर ली, मानो किसी ने सीधा खंजर उसके सीने में उतार दिया हो। मेहर कांपती आवाज में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? वह गहरी सांस लेकर बोला, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। अब तक मैंने इसीलिए सहन किया क्योंकि मुझे लगा तुम सच्चाई नहीं जानती, इसलिए कभी तुम्हें टोका नहीं। ये कहते हुए वह नजरें फेर गया। एक और झूठ, मोहब्बत उससे क्या क्या नहीं करवा रही थी। वह दबदबे वाली शख्सियत का मालिक रियांश मलिक उस पल बेबसी की हद पर खड़ा था। जो आदमी बड़े बड़े अफसरों को सख्ती से जवाब दे देता था, आज उसी लड़की के सामने नजरें झुकाकर खड़ा था और हालात को संभालने के लिए आधे सच का सहारा ले रहा था। फिर उसने खुद को संभालते हुए ठोस आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। सच यही है कि तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। दोबारा मुझे भाई कहने की गलती मत करना। इस बार उसके शब्द पहले से ज्यादा दृढ़ और सख्त थे, जैसे वह अपने अधिकार को स्पष्ट रूप से जताना चाहता हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा आपको भाई माना है। आप कैसे मेरे शोहर हो सकते हैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं। मेहर की आवाज कांप रही थी। फिर अचानक जैसे उसे उसकी ही बात याद आई। आपने खुद कहा था कि वह निगाह सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया था। अगर ऐसा था तो आपके लिए उस निगाह की कोई अहमियत नहीं हुई ना? फिर ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाना चाहिए। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रियांश मलिक ने उसे सख्ती से बीच में रोक दिया। नहीं, ये नामुमकिन है। उसकी आवाज अब ठंडी लेकिन खतरनाक दृढ़ता लिए हुए थी। हाँ, उस वक्त निगाह सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए किया गया था, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हें इस रिश्ते से आजादी मिल सकती है। तुम मेरी हो और आखिरी सांस तक मेरी ही रहोगी। उसके जनूनी लहजे ने मेहर को डरा दिया। वह सहमी निगाहों से उसे देखने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर ऐसा था तो आपने मुझे मैसेज पर यह सब क्यों नहीं बताया? आपने क्यों कहा कि आप सुफियान से मिलना चाहते हैं? हमें यहाँ क्यों बुलाया? उसकी आवाज में घबराहट और उलझन साफ झलक रही थी। रियांश मलिक ने बेचैनी से अपना माथा सहलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या जवाब दे। फिर खुद को संभालते हुए वह बोला, मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही तुम्हें यहाँ बुलाया। इतने साल मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा और जैसे ही तुम्हारी बात सुनी तुम्हें अपने पास बुला लिया, क्योंकि मुझे लगा हालात हाथ से निकल रहे हैं। उस लड़के को इसीलिए बुलाया ताकि मैं उसे खुद सब सच बता सकूं, और बता चुका हूं। अब वह कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, इसलिए तुम भी उसे भूल जाओ। तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक आते हैं और मुझ पर ही खत्म होते हैं। वह कुछ पल रुका, फिर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, जब तुम मेरे पास आई थी तब बहुत छोटी थी। मैं नहीं चाहता था कि अपने जज्बात में बहकर तुम्हें कोई तकलीफ दूं या तुम्हारी मासूमियत छीन लूं, इसलिए तुम्हें हॉस्टल भेज दिया, खुद से दूर रखा। लेकिन अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम्हें दूर करना मुझे ये दिन दिखाएगा तो शायद कभी ऐसा फैसला नहीं करता। तुम इस रिश्ते से अनजान थी, इसलिए मैं चुप रहा। वरना ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि मेरी बीवी किसी और को पसंद करे। मेहर ने तुरंत सिर हिलाया। सुफियान सिर्फ मेरा दोस्त है। पसंद करने की बात भी उसकी तरफ से थी, मेरी तरफ से नहीं। मुझे उसके प्रस्ताव में कोई बुराई नहीं लगी, इसलिए मैंने आपसे बात की। लेकिन मैं ये सब भी स्वीकार नहीं कर पा रही।
ऐसा मत कीजिए, मैंने हमेशा आपको अपना भाई समझा है, आप मेरे शोहर कैसे हो सकते हैं। वह पूरी साफ गोई से अपनी बात कहकर अब लाचार निगाहों से उसे देख रही थी, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा हो कि उसकी जिंदगी अचानक किस मोड़ पर आ खड़ी हुई। यह हो चुका है और अब इसे बदला नहीं जा सकता। रियांश की आवाज में एक अजीब सा ठहराव भरी दृढ़ता थी, जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा हो, हमारी तकदीर में यही लिखा था। मेरे खुदा ने तुम्हें मेरे लिए चुना। तुम मेरी हो मेहर, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितने साल तुम्हारे बड़े होने का इंतजार किया, हर साल, हर महीने, हर दिन। ये कहते हुए उसने उसके दोनों बाजू थाम लिए। उसकी पकड़ में दीवानगी भी थी, अधिकार भी और एक अजीब सा डर भी, उसे खो देने का डर। तुम चाहो भी तो अब खुद को मुझसे अलग नहीं कर सकती, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मेहर की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। उसका इजहार मोहब्बत उसे सुकून देने की बजाय और ज्यादा घबरा गया था। वह जिस इंसान को हमेशा एक सुरक्षित रिश्ते की दायरे में देखती आई थी, उसी के होठों से ऐसे शब्द सुनना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मुझे यहाँ नहीं रहना, वह मुश्किल से बोल पाई। मुझे वापस हॉस्टल जाना है प्लीज। उसकी आवाज टूट रही थी, हर शब्द के साथ एक सिसकी जुड़ी हुई थी। उसकी ये बात सुनकर रियांश मलिक ने दर्द से आंखें बंद कर ली। एक पल को जैसे उसके भीतर कुछ चटका हो, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में फिर वही अड़िग फैसला लौट आया। सच तो ये था कि अब अगर मेहर इस निगाह को दिल से स्वीकार भी कर लेती, तब भी वह उसे दोबारा खुद से दूर नहीं भेजता। और अब जब वह साफ तौर पर इस रिश्ते से बचकर भागना चाह रही थी, तो ये उसके लिए बिल्कुल असंभव था। तुम कहीं नहीं जाओगी, उसने ठोस और निर्णायक स्वर में कहा। अब मैं किसी भी हालत में तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। एक बार गलती कर चुका हूं, तुम्हें दूर भेजकर उस गलती की सजा मैं इन सालों में भुगत चुका हूं, लेकिन अब नहीं। अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। कॉलेज जाना होगा तो मैं खुद छोड़ूंगा, खुद लेकर आऊंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वह कुछ पल रुका, फिर उसके शब्द और गंभीर हो गए। लेकिन उससे पहले हमारा वलीमा होगा 2 दिन बाद। सब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जान ले कि तुम मेरी बीवी हो, रियांश मलिक की बीवी। मैं ये रिश्ता छुपाकर नहीं रखूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी हो। मेहर ने हैरानी और भय से उसे देखा, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आगे बोला, ये 2 दिन तुम गेस्ट रूम में रहो, तब तक हमारा बेडरूम भी पूरी तरह तैयार हो जाएगा। वलीमे के बाद मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने कमरे में ले जाऊंगा। ये 2 दिन तुम्हारे लिए हैं, खुद को संभालने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए, खुद को इसके लिए तैयार करने के लिए। मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। तुमने मजबूर कर दिया है। अब मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। सोच लो, समझ लो और इस हकीकत को स्वीकार कर लो। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा कम और फैसला ज्यादा था। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ जैसे मेहर के भीतर की आखिरी हिम्मत भी टूट गई। वह वही धीरे धीरे फर्श पर बैठती चली गई, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, 2 दिन बाद वलीमा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसका दिमाग सुन्न था। जिस इंसान को उसने हमेशा एक भाई के रूप में देखा, उसी के साथ अब उसे पत्नी बनकर रहना है। ये ख्याल ही उसके भीतर तूफान बनकर उठ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी अब तक की पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी। उसने घबराकर सुफियान को फोन मिलाने की कोशिश की। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन स्क्रीन पर बार बार एक ही संकेत आया, नंबर ब्लॉक किया जा चुका है। वह अब सचमुच अकेली थी, पूरी तरह अकेली। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। वह अपने घुटनों में चेहरा छुपाकर रोती रही। उसकी सुकून भरी सीधी सादी जिंदगी में ये कैसा तूफान आ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। किस पर भरोसा करे, किससे मदद मांगे, क्या सही है क्या गलत है। रात गहराती गई, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर रही। वह कभी बिस्तर पर लेटती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी छत को घूरती रहती।
हर बार जब आंखें बंद करती उसे वही शब्द सुनाई देते, तुम मेरी हो। उस रात उसने सिर्फ रोकर, सोचकर और डरकर वक्त गुजारा। सुबह होने तक उसकी आंखें सूज चुकी थी, दिल थक चुका था और दिमाग अब भी उसी सवाल में उलझा था। क्या सच में उसकी तकदीर का फैसला कोई और कर चुका है, या अभी भी उसके पास कुछ चुनने का हक बाकी है? अगली सुबह जब हल्की धूप पर्दों की दरारों से छनकर कमरे में दाखिल हुई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नई नौकरानी ट्रे में नाश्ता लेकर अंदर आई। उसे देखते ही मेहर समझ गई कि ये भी रियांश मलिक के हुक्म पर रखी गई होंगी। उसके होठों तक रियांश भा शब्द आए, मगर उसने खुद को रोक लिया। अपनी पलकों को भींचकर उसने सामान्य स्वर में पूछा, रियांश कहाँ है? नौकरानी ने झुककर जवाब दिया, मैडम जी, साहब तो सुबह ही कहीं निकल गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया और मेहर के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। यही तो मौका था, वही एक मौका जिसका उसे इंतजार था। वह इस रिश्ते को, इस बंधन को, इस अचानक थोप दी गई जिंदगी को दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। परसों वलीमा था, यानी उसके पास बस आज का दिन बचा था। अगर उसे जाना था तो अभी इसी वक्त। डर था, अनजाना खतरा था, मगर कैद से आजादी की चाह उससे कई ज्यादा बड़ी थी। नाश्ता जैसे तैसे खत्म कर वह उठी। दरवाजा खोला तो गलियारा सुनसान था। नई मेड रसोई में बर्तनों की खनखनाहट में उलझी थी। मेहर ने गहरी सांस ली और दबे पांव आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो दीवारें भी उसकी धड़कन सुन लेगी। उसने मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर बाहर झांका। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। दूर गार्ड्स अपने कैबिन में बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसने लंबा रास्ता तेजी से पार किया। पसीने से हथेलियां भीग गई और अगले ही पल वह गेट से बाहर थी। आज किस्मत उसके साथ थी, कम से कम उसे ऐसा ही लगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि रियांश मलिक के दुश्मनों की निगाहें कई दिनों से उस घर पर जमी थी। जैसे ही उन्होंने एक लड़की को अकेले बाहर निकलते देखा, वे चौकन्ने हो गए। बॉस, लड़की निकली है। सूचना तुरंत पहुंचाई गई। जवाब आया, पीछा करो, मौका मिले तो पकड़ लो। 3-4 नकाबपोश साए की तरह उसके पीछे लग गए। मेहर तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसे आहट महसूस हुई, जैसे कोई कदम उसके कदमों की लैब पकड़ चुके हों। उसने पलटकर देखा, काले मास्क पहने आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल वह जान बचाने के लिए भागी। हवा उसके कानों से टकरा रही थी, सांसें टूट रही थी, मगर वह रुकी नहीं। पीछे से तेज कदमों की आवाजें करीब आती जा रही थी। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी। वह अपने ही घर से, अपने ही मुहाफिज से दूर भागकर किस अनजान खाई में गिर पड़ी थी। रियांश मलिक की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। बचपन में भी तुम्हें बचाया था, तुम्हारी हिफाजत के लिए खुद को दूर रखा। उसकी आंखों में आंसुओं की धुंध छा गई, मगर कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी पीछे से बंदूक निकलने की आवाज आई। मेहर ने मुड़कर देखा, उनके हाथों में गन चमक रही थी। उसका दिल सीने से बाहर आने को हुआ। वह और तेजी से भागी। उनमें से एक ने उसके पांव को निशाना बनाया। ट्रिगर दबा थाई, गोली की गूंज में सन्नाटा चीर दिया। मेहर चीख उठी, वहीं थम गई, मगर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसके सामने रियांश मलिक खड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ थी। गोली उसकी टांग में लगी थी। वह लड़खड़ाकर नीचे बैठ गया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मेहर पर टिकी थी, जैसे तसल्ली कर रहा हो कि वह सुरक्षित है। अगले ही पल पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से नकाबपोशों को घेर लिया और उन्हें हथकड़ी लगा दी। मेहर स्तंभ थी। वह तो सुबह घर से जा चुका था, फिर यहाँ कैसे? दरअसल घर से जरूरी फाइल लेने आए एक कांस्टेबल ने, जो पहले भी उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ जाया करता था, उसे अकेले निकलते देख लिया था। उसने तुरंत रियांश मलिक को फोन किया, सर, मेहर मैडम मेन रोड की तरफ जा रही है। ये सुनते ही रियांश मलिक का खून सूख गया। उसने बाकी सब काम छोड़े और गाड़ी मोड़ दी। कुछ ही दूरी पर उसने मेहर को भागते और पीछे नकाबपोशों को देखा। वह बिना सोचे समझे गाड़ी से कूदा और ठीक उसी पल उसके सामने आ खड़ा हुआ जब गोली चलने वाली थी। अगर वह एक लम्हा भी देर कर देता तो निशाना मेहर होती, लेकिन आज फिर उसने खुद को ढाल बनाकर उसे बचा लिया था, जैसे हमेशा से करता आया था। मेहर अभी भी अंदर तक कांप रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था
और उनमें डर, पछतावा और बेचैनी एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। वह घबराई हुई नजरों से लगातार रियांश मलिक को देख रही थी, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि जो कुछ अभी हुआ वह सच था। दर्द की तीखी लहर शायद अब असर दिखाने लगी थी, क्योंकि रियांश मलिक ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं सका। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था और धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। वह वहीं नीचे बैठता चला गया। जैसे ही वह नीचे बैठा, मेहर की नजर उसके खून से लथपथ पैर पर जाकर टिक गई। लाल रंग जमीन पर फैल रहा था। वह दृश्य इतना खतरनाक था कि उसके होठों से एक तीखी चीख निकल गई। उसने घबराकर दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए, जैसे इस हकीकत को देखना ही नहीं चाहती हो। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। ये क्या हो गया? उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उसने उसे बचाने के लिए खुद अपने ऊपर गोली ले ली थी? क्या वह उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था? ये सोचते ही उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसके सीने में जैसे भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह खुद को कोसे या उसके सामने गिरकर माफी मांगे। दूसरी तरफ रियांश मलिक ने दर्द से भरी नजर उठाकर उसे देखा। उसके भीतर गुस्सा भी था। वह उससे भागी थी। उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। वह तो गुस्से से भरा हुआ ऑफिस से निकला था जब उसे पता चला कि मेहर घर से निकल गई है, लेकिन जैसे ही उसने उस सड़क पर भागते देखा, डर से कांपते हुए, और उसके पीछे नकाबपोशों को, उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था। उस पल उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, मेहर की हिफाजत। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंच चुके थे। इमरजेंसी वार्ड की तेज रोशनी, डॉक्टरों की भागदौड़ और मशीनों की आवाज के बीच उसकी टांग से गोली निकाल ली गई। अब वह सफेद चादर वाले बेड पर लेटा हुआ था। दर्द कम करने की दवा दी जा चुकी थी, मगर चेहरे की थकान और तनाव साफ झलक रहा था। मेहर उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था। वह लगातार रोए जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ उसकी सिसकियां तोड़ रही थी। रियांश मलिक ने बेचैनी से अपना माथा मल लिया। मेहर, अब बस करो, उसने थकी हुई आवाज में कहा। क्यों मुझे और तकलीफ दे रही हो? ऐसे मत रो। लेकिन उसके इतना कहते ही मेहर की रुलाई और तेज हो गई। वह कुर्सी से उठकर उसके करीब आ गई। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ, वह टूटी हुई आवाज में बोल रही थी। मुझे वहां से नहीं भागना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? मेरी वजह से आपको गोली लगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर रियांश मलिक ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में जो दर्द था वह बनावटी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल में चुभन थी। अगर मुझे कुछ हो जाता, वह हल्की कड़वाहट के साथ बोला, तो तुम तो आजाद हो जाती ना, तुम्हारी मुझसे जान छूट जाती। यही तो चाहती थी तुम। ऐसा मत कहिए। मेहर ने तड़प कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चोट साफ झलक रही थी। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको लगता है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं चैन से जी पाती? मैंने हमेशा आपको अपना रक्षक माना है, बचपन से। आप ही तो थे जो हर मुश्किल में मेरे सामने खड़े रहे। आप ही मेरा सहारा है, मेरा भरोसा है, मेरी दुनिया। उसके शब्दों में सच्चाई थी। रियांश मलिक कुछ पल तक बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। उसके भीतर का तूफान जैसे धीरे धीरे शांत होने लगा। और इसीलिए मुझसे भाग रही थी? उसने गंभीर आवाज में पूछा। उसकी नजरें गहरी थी, जैसे सीधे उसके दिल में उतर जाना चाहती हो। अगर मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा सहारा हूं, तो मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही थी? मुझसे डर क्यों लग रहा था तुम्हें? उसकी आंखों में भरे आंसुओं ने सचमुच उसे भीतर तक पिघला दिया था, मगर वह उसके भाग जाने की बात को इतनी आसानी से भूल भी नहीं पा रहा था। उसके दिल में चोट थी, और वह चोट सिर्फ गोली की नहीं थी। मेहर ने कांपती आवाज में कहा, गलती हो गई मुझसे। मैं ये सब अचानक कबूल नहीं कर पा रही थी। मैंने सारी जिंदगी आपको भाई की तरह देखा, उसे रिश्ते से समझा। अचानक से सब बदल गया, रिश्ता बदल गया, और फिर इतनी जल्दबाजी। मैं घबरा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मुझे भागना ही सही लगा, लेकिन मैं गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए। वह रोते हुए उसे मासूमियत से देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सच्चा पछतावा था। रियांश मलिक ने गहरी सांस ली। कुछ पल तक वह छत को देखता रहा,
जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, शायद तुम सही कह रही हो, गलती मेरी भी थी। मुझे तुम पर अचानक इतना बड़ा बोझ नहीं डालना चाहिए था, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन जब मैंने तुम्हें सुफियान के साथ देखा, मैं डर गया था। मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। उस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरा दिल तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपने नाम करना चाहता था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि कहीं मैं तुम्हें डरा तो नहीं रहा। तुम्हें वक्त तो देना चाहिए था। वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कोई पुरानी याद उसे छू गई हो। सच कहूं तो मैं भी तुम्हें हमेशा एक बच्ची की तरह ही सोचता आया था, लेकिन उस दिन जब तुम पहली बार मेरे सामने आई थी, मेरी बाइक के सामने, तुम्हें देखते ही जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया था। एक ही नजर में तुम मेरा चैन ले गई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बीवी हो। हमारा निकाह पहले ही हो चुका है। मेरा इरादा तो वाकई तुम्हारा निकाह कहीं और करने का था। आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। वह कितनी ही बार इस सोच पर खुद को कोस चुका था। इसलिए मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ बुलाया भी था। सोचा था तुम्हारी खुशी देख लूंगा, तुम्हें किसी और के साथ खुश देखकर खुद को समझा लूंगा। लेकिन जैसे ही तुम्हें देखा, मेरी पूरी दुनिया हिल गई। उस पल समझ आ गया कि मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। तब मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये दिल तो सिर्फ तुम्हारा है और तुम मेरी हो, मेरी जायज बीवी, मेरी महरम। मेरी ये निगाह सच में तुम्हारी हिफाजत के लिए कबूल किया था, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अब बात सिर्फ हिफाजत की नहीं रही। अब मेरा दिल तुम्हें खोने से डरता है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता मेहर, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बस मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए दूंगा। इस रिश्ते को समझने का, अपनाने का जितना भी समय लगे, लेकिन बस एक वादा करो, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अब वह कोई ताकतवर अफसर नहीं लग रहा था, ना ही सख्त मिजाज आदमी। वह सिर्फ एक मोहब्बत में डूबा हुआ शख्स था, जो अपने हिस्से की खुशी के लिए उससे विनती कर रहा था। उसका अंदाज, उसकी आवाज की नरमी और आंखों में झलकती सच्चाई देखकर मेहर का सिर खुद ब खुद झुक गया। उसके दिल में गहरा अफसोस उमड़ आया। उसने अपने ही महरम को कितनी गलत निगाह से देखा था। उस इंसान को जो हर मोड़ पर उसकी हिफाजत बनकर खड़ा रहा, आज उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वह कोई जबरदस्ती करने वाला आदमी नहीं था, बल्कि उसकी असल मोहब्बत था, उसका अपना, उसका सच्चा सहारा। कुछ पल पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया, जब गोली चली थी, जब उसने अपने सामने रियांश मलिक को ढाल बनते देखा था, जब उसके पैर से बहता खून उसने अपनी आंखों से देखा था। उस लम्हे उसके दिल में जैसे कुछ टूटकर बिखरा नहीं, बल्कि जुड़ गया था। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ था कि अगर उस इंसान को कुछ हो जाता तो वह खुद भी जिंदा नहीं रह पाती। अजीब बात थी, उनके बीच कोई लंबी मुलाकातों का सिलसिला नहीं था, ना ही रोज रोज की गहरी बातें, बल्कि कई बार तो महीनों तक आमना सामना भी नहीं हुआ था। फिर भी दिल के किसी कोने में उसका एक अलग ही मुकाम था। शायद ये उसी पाक रिश्ते की तासीर थी, या उसकी बातों की सच्चाई, या फिर वह अनकही डोर जो बहुत पहले से दोनों को जोड़ती आई थी। उसकी तकलीफ पर वह जिस तरह तड़प उठी थी, उससे उसके सारे वहम, सारे डर, सारी उलझने जैसे धुल गई थी। क्या तुम प्लीज मुझे एक मौका दोगी? रियांश मलिक की आवाज में अब अफसरी सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक आशिक की बेबसी थी। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाना। एक मजबूत, आत्मविश्वासी नौजवान आज उसके सामने मोहब्बत की भीख मांग रहा था। मेहर ने भीगी पलकों से उसकी ओर देखा। उसके दिल में अब डर की जगह एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। उसने धीमे से कहा, मैं बेवकूफ थी, आपसे भागकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे रक्षक, मेरे महरम। मुझे आपकी हर बात पर यकीन है। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आपके साथ रहूंगी हमेशा, लेकिन इस रिश्ते को दिल से कबूल करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं खुद को समझाना चाहती हूँ, अपने जज्बातों को पहचानना चाहती हूँ, और जिस दिन
मेरा दिल पूरी तरह इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगा। उस दिन मैं खुद आगे बढ़कर आपसे इस रिश्ते की शुरुआत करूंगी, लेकिन प्लीज अभी नहीं। वह सिर झुकाए बोल रही थी, जैसे फैसला उसी पर छोड़ रही हो। रियांश मलिक ने उसकी हर बात गौर से सुनी। उसके शब्द उसके लिए उम्मीद की नई किरण बन गए थे। वह उसके दिल की हालत समझ सकता था। मेरी तरफ से हाँ है, उसने बिना झिझक कहा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं इंतजार कर सकता हूँ। अगर मंजिल तुम हो। अगले ही पल उसने हल्के से उसका बाजू थामा और उसे अपने पास बिठा लिया। मेहर ने पल भर को झिझक महसूस की, मगर फिर खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके सीने से लग गई। कुछ ही दिनों में रियांश मलिक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर वापस आ गया। घर का माहौल अब पहले से अलग था, शांत और कहीं ना कहीं उम्मीद से भरा हुआ। मेहर ने अपने फैसले के मुताबिक अलग कमरे में रहना जारी रखा और रियांश ने उसके इस निर्णय का पूरा सम्मान के साथ साथ दिया। उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, बल्कि उसके इस फैसले में ही मेहर के दिल में उसके लिए इज्जत और गहरी हो गई। इन दिनों मेहर ने जिस तरह उसकी देखभाल की, वह किसी फर्ज से ज्यादा एक सच्चे लगाव की झलक थी। वह उसे सहारा देकर उठाती, दवा का ख्याल रखती, वक्त पर खाना खिलाती, कभी उसके तकिए ठीक करती तो कभी उसके पास बैठकर हल्की फुल्की बातें करती ताकि उसका मन बहल सके। कई बार शाम को वह उसे सहारे से लॉन तक ले जाती। ठंडी हवा में कुछ देर बैठते, पेड़ों की सरसराहट सुनते और जिंदगी की छोटी बड़ी बातें करते। मेहर कभी अपने बचपन की यादें सुनाती, कभी अपने डर तो कभी अपने उलझे हुए जज्बात। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगी। बातों में असहजता आने लगी। निगाहें मिलती तो अब झिझक के साथ एक हल्की मुस्कान भी शामिल होती। पूरे 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में रियांश ने अपनी तरफ से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके लिए काफी था कि मेहर ने उसे एक मौका दिया है। वह बस उसके व्यवहार को महसूस करता, उसकी खामोशियों को पढ़ता। जब भी वह उसकी नजरों से शर्मा कर चेहरा फेर लेती या उसके थोड़ा सा करीब आने पर उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमकने लगती तो रियांश का दिल तसल्ली से भर जाता। उसे यकीन था कि मेहर का दिल धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहा है। वह बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह खुद उसके पास आएगी, और वह दिन भी आ गया। एक रात मेहर के कमरे का एसी अचानक खराब हो गया। गर्मी बढ़ रही थी। रियांश ने सहज स्वर में कहा, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मेहर ने मासूमियत से कहा, इतना बड़ा बेड है, हम एक ही बेड शेयर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर रियांश को वहीं 14 साल की मासूम मेहर याद आ गई, जो बिना किसी बनावट के दिल की बात कह देती थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बेड के एक किनारे पर लेट गया। रात गहरी होती गई। खामोशी कमरे में फैल गई। ना जाने कब करवट बदलते बदलते वह मेहर के बेहद करीब आ गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ मेहर के पेट पर था और उसका पैर उसके पैरों से उलझा हुआ। वह झटके से जाग गया और तुरंत पीछे हट गया। खुद को संयम करते हुए उसने दूसरी तरफ करवट ले ली, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस थम गई। उसे अपनी पीठ के पीछे मेहर की नरम मौजूदगी का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे उसके करीब सरक आई थी। उसकी सांसों की हल्की गर्माहट उसकी पीठ को छू रही थी। उस स्पर्श में अब झिझक कम और अपनापन ज्यादा था। फिर बहुत हल्की आवाज में उसके कानों के पास मेहर की सरगोशी गूंजी, मुझे अब इस रिश्ते को स्वीकार करने में कोई डर नहीं है। तुम्हारे करीब आकर अब सुकून मिलता है। तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। उसके शब्दों में मासूमियत भी थी और एक नई जागी हुई मोहब्बत भी। रियांश ने धीरे से पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब डर की जगह यकीन था। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे कोई अनमोल चीज थामता है। उसके माथे पर एक गहरा ठहरा हुआ चुंबन रखा। दोनों के दिल जैसे लंबे इंतजार के बाद एक ही लय में धड़कने लगे। वह कोई जल्दबाज बेकाबू पल नहीं था, बल्कि भरोसे और स्वीकार का पल था। 3 महीनों की दूरी, झिझक और समझ ने उस एक लम्हे को गहराई दे दी थी। कमरे में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में सुकून घुला हुआ था। उस रात उन्होंने कोई वादा जोर से नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया।
अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, क्योंकि इस बार रिश्ता मजबूरी से नहीं बल्कि मोहब्बत और रजामंदी से जुड़ा था और उनकी खुशियों भरी जिंदगी का एक नया सवेरा सचमुच उनका इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये खूबसूरत और एहसासों से भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके विचार और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर इस कहानी ने आपको दिल को छुआ हो, आपको इसमें मोहब्बत, भरोसा और अपनापन महसूस हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक और नई खूबसूरत और रोमांटिक सी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।